Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video, we will discuss about a chapter of class 12th. ये चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं. और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल कैसे था. आपको पता है यहाँ पे जितने भी सेक्टर्स थे वो टोटली हमारी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स थे वो एक्सप्लॉयट किए गए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. अच्छा, दिस इज़ हाउ इट हैपन. कैसे हुआ? ये कुछ तरीक़ों से हुआ. उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ के तीनों सेक्टर्स को एक्सप्लॉयट कर दिया पूरी तरीके से. कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन उसकी हुई कॉलोनियल टाइम में, और किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुआ. तो चलो देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को यहाँ पे फर्स्टली हम यहाँ पे इसे देखेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ क्या हुआ था. एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू द ज़मींदारी सिस्टम. यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयट किया गया ये किया गया था ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू. पता है क्यों? क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम के थ्रू लैंड रिवेन्यू जो था वो फिक्स कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट. उन्होंने क्या किया, दे डिक्लेयर्ड ओनर्स जमींदार. ओके, उन्होंने जमींदार को क्या डिक्लेयर कर दिया था? ओनर डिक्लेयर कर दिया था. जमींदार वॉज डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल. ठीक है, सो दे वर टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट. उन्हें गवर्नमेंट को कोई एक अमाउंट पे करना होता था. जमींदारी सिस्टम के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट को फिक्स पेमेंट देंगे, यहाँ पे फिक्स पेमेंट देते थे. ठीक है, बट इसके एवज में बताए क्या हुआ, दे आर फ्री टू गेट एज मच एज पॉसिबल दे विश, है ना, फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल. मतलब जितना चाहें वो टिलर्स से. अब जमींदारी सिस्टम में क्या होगा, टिलर्स से वो कितना भी टैक्स ले सकते थे. तो यहाँ पे ये टिलर्स से फ़ायदा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिक्स दे रहे थे लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को. क्यों? क्योंकि ज़मींदार उस वक्त पे ओनर थे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग थे टिलर्स थे, एक्चुअल कल्टीवेटर्स, उनके पास सर्वाइवल के लिए भी अमाउंट नहीं बचता था. और ज़मींदार उल्टा अदर हैंड पे क्या हो रहा था, ऑन द अदर हैंड दे स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज ऑफ द लाइफ. ठीक है, सो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक्सप्लॉयट कर दिया, है ना, बाय यूजिंग द ज़मींदारी सिस्टम. ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से किया उन्होंने. इंडस्ट्रियल सेक्टर बच्चा आपको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में दो तरीके की डिमांड होती है. एक तो हमारी होती है फॉरेन डिमांड, ठीक है, एक होती है हमारी डोमेस्टिक डिमांड. डोमेस्टिक डिमांड वो जो हमारे यहाँ पे विद इन द कंट्री और यहाँ पे आउट ऑफ द कंट्री डिमांड जो होती है. अब इन्होंने फॉरेन डिमांड को सबसे पहले अफेक्ट किया. कैसे? इसे बुरी तरीके से प्रभाव डाला. फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हैवी ड्यूटी. आपको पता है इंडिया उस वक्त पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए था? हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए. किसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए. और हैंडीक्राफ्ट उसे एक्सपोर्ट करने होते थे. कहाँ पे? फॉरेन कंट्रीज़ में. इस पे उन्होंने क्या लगा दिया? हैवी ड्यूटीज़ लगा दिए, टैक्स लगा दिए. इससे क्या हो गया? हैंडीक्राफ्ट एक्सपेंसिव हो गया और इस तरीके से उनकी जो डिमांड थी वो लो हो गई. तो ख़त्म हो गया फॉरेन डिमांड हमारी हैंडीक्राफ्ट्स की. डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने बिजनेस यहाँ पे. क्या लगा के? हैवी ड्यूटीज़ लगा के एक्सपोर्ट पे. अब डोमेस्टिक डिमांड कैसे इन्होंने एक्सप्लॉइट की, कैसे डिस्ट्रॉय की? यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉय बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट. ठीक है, अब वो क्या करने लगे, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए उन्होंने अपने जो गुड्स थे, ब्रिटिश गुड्स थे, उन पे ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर दिया. मतलब मंगा रहे थे वो अपना वहाँ से फाइनल गुड्स को, उन्हें बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया. अब वो क्या हुआ, कंपैरिजन टू अवर इंडियन गुड्स ज़्यादा चीप हो गए और हमारे हैंडीक्राफ्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए. तो उससे क्या हुआ, हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी डिस्ट्रॉय हो गई. आपको क्लियर हो गया यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया. ठीक है, लास्ट हमारा आता है इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. कौन कौन सी? एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है और इम्पोर्ट पे डिपेंड करता है.
अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे किस तरीके से उन्होंने इफेक्ट डाला, हाँ कैसे क्या किया उन्होंने। यहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट जो था उन्होंने क्या किया पता है, यहाँ से जो रॉ मटेरियल वो एक्सपोर्ट करते थे टू ब्रिटेन। तो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटेरियल वो ड्यूटी फ्री कर दिया गया, तो उन्हें चीपली अवेलेबल होने लगा। और यहाँ पे एज द सेम उन्होंने ड्यूटी फ्री ही इंपोर्ट कर दिया। अब वहाँ से क्या आ रहा है, फिनिश्ड गुड्स आ रहे हैं, फाइनल गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स काफ़ी चीपली अवेलेबल होने लगे, उनकी डिमांड एक्सपेंड होने लगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड इस तरीके से उन्होंने हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। हमारे हैंडीक्राफ्ट पे एक्सपोर्ट पे क्या किया उन्होंने, ड्यूटीज ज़्यादा लगा दी, टैक्सेस लगा दिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या किए, ड्यूटी फ्री रहने दिए। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के बारे में। क्या फीचर्स थे, क्वेश्चन में आ जाते हैं, है ना। तो फीचर्स पूछ ले जाते हैं। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी हैड द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, या फीचर्स हम बता सकते हैं। फर्स्ट क्या है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट का मीन क्या होता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, ठीक है। लो इनकम जहाँ पे शो हो वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है, रुकी हुई या लो हो या फिर रुकी हुई हो, किसी भी तरीके से कोई ग्रोथ ना हो रही हो। पता है क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि उस वक्त पे हमारे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पे प्रोडक्शन लो था, प्रोडक्टिविटी लो थी, एपिडेमिक्स लगातार आ रहे थे, स्टारवेशन भुखमरी थी। तो दिस इज़ वाई वहाँ पे जो पोजिशन थी वो लो इनकम की थी, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी कैसे थी, आपको पता है वहाँ पे हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो काफ़ी लो थी, इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी थी काफ़ी बैकवर्ड होने लगी थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बैकवर्ड इकोनॉमी, इनकम लो थी, पर कैपिटा इनकम लो थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, सफिशिएंट फूड नहीं था, स्कैरसिटी थी, लोग गरीब थे, तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस इसे आप पता लगा सकते हो, वहाँ पे लोगों के पास खुद की जो जीडीपी थी वो बहुत कम थी, है ना। प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पर हेक्टेयर आउटपुट जो होता है वो काफ़ी कम आता था, है ना। पर हेक्टेयर आउटपुट इतना कम था, तो इसलिए हमारा यही रीज़न बना हमारी एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का। अब इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्या हुआ है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इसलिए हुआ क्योंकि एक तो हम लोग क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते थे और क्वांटिटी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे। हम लोग एफिशिएंटली जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे। तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस आ गई हमारे यहाँ। इंडस्ट्रीज़ जो हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज थी वो भी नाम के लिए थी, बहुत कम थी, तो वही रीज़न बना हमारी इंडियन इकोनॉमी में उस वक्त पे इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस प्रेजेंस थी वहाँ पे। अब लो पर कैपिटा इनकम क्यों हुई, आपको पता है बच्चा, लो पर कैपिटा इनकम होती है लो एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। लोगों के पास इनकम लेवल ही लो था, कम था, अनएम्प्लॉयड थे, तो पर कैपिटा इनकम तो लो होनी ही है। और जिस तरीके से वहाँ पे सिचुएशन बन रही थी, तो इनकम काफ़ी लो थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने गैप नहीं दिया है, आप देख लीजिएगा इसे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे था बच्चा, आप लोग को पता होगा यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट वर्क किए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अपने वेलफेयर के लिए किए गए थे। इवन दैट रेलवे लाइंस, ट्रांसपोर्ट, पावर जनरेशन, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि वो करें। तो इसलिए उस वक्त पे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, ठीक है। अब हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, हम पूरी तरीके से इम्पोर्ट पे डिपेंड करते थे, हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से इम्पोर्ट पे डिपेंड करती थी। क्यों, क्योंकि हम लोग अपने आप में खुद सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा लो प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन काफ़ी कम थी क्योंकि सभी लोग इंडियन इकोनॉमी, देखो हमारा इंडिया एग्रीकल्चरल नेशन के तौर पे जाना जाता है, तो सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, तो अर्बन पॉपुलेशन तो लो होगी ही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेमी फेडरल इकोनॉमी के बारे में हम देख रहे थे। क्या देख रहे थे, हमारे यहाँ पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फेडरल
और नॉर आ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, ना ही पूरी तरीके से फेडरल था, ना ही कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी इंडिया में। तो यहाँ पे कैसी इकोनॉमी थी, यहाँ पे थी मिक्स इकोनॉमी, ठीक है, इसीलिए इसे सेमी फेडरल इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स कैसे, फेडरलिस्टिक होने के कारण यहाँ पे प्रोडक्शन का क्या था, काफ़ी लो प्रोडक्टिविटी थी, और लो प्रोडक्टिविटी लीड्स टू बैकवर्डनेस। तो यही रीज़न था हमारी इकोनॉमी के बैकवर्डनेस होने का, पिछड़े होने का। अब नेक्स्ट है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी तो आपको पता ही है कि इंडियन इकोनॉमी वाज द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन तो हो रहा था इंडियन इकोनॉमी का बाय द ब्रिटिशर्स, और उसके साथ साथ वो फोर्सफुली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पे हैवी टैक्सेस लगा दिया करते थे, रॉ मटेरियल चीपली अवेलेबल कराते थे ब्रिटेन को यहाँ से। इंडियन आर्टिस्ट को एक्सप्लॉयट कर दिया गया, उनके वर्क को एक्सप्लॉयट कर दिया गया। तो इकोनॉमी इस तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुकी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मनमाना किया जो कुछ उन्हें करना था। चलिए अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी अंडर द ब्रिटिश रूल, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सारा कुछ हमने अभी जो शुरुआत में पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कैसे क्या किया, क्या स्टेज थी वहाँ पे इनकी इनकी देखते हैं। एग्रीकल्चर उस वक्त पे देखो लो प्रोडक्ट था, लो प्रोडक्शन होता था, और प्रोडक्टिविटी आपकी अभी आपको बताया था, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता था वो काफ़ी कम था। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि कभी कभार हमारा रेन पूरी तरीके से रेन पे डिपेंडेंस थी एग्रीकल्चर। तो कभी ड्रॉट पोजीशन हो जाती थी, तो कभी ड्रॉट के अलावा फ्लड पोजीशन हो जाती थी, कभी अच्छा हार्वेस्ट होता था, गुड हार्वेस्ट होता था, रेन अच्छी होती थी, तो बैड हार्वेस्ट भी होता था जब बारिश नहीं होती थी। तो उससे ये जो चीज़ थी ना अनसर्टेनिटी वाली, तो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी वहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, क्योंकि इरिगेशन सोर्सेज तो थे ही नहीं, तो पूरी तरह डिपेंड थे रेनफॉल पे। इसके साथ साथ जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, वो मेनली ज़्यादा प्रॉफिट का सोर्स ही नहीं बन पाई, क्योंकि लोग केवल अपने जीवन यापन के लिए ही प्रोड्यूस कर पाते थे, प्रॉफिट मेकिंग के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए वो यूज़ नहीं करते थे फार्मिंग को उस वक्त पे, ठीक है। और एक बुरी तरीके से बड़ी चौड़ी गल्फ मतलब खाई बन गई थी, ओनर ऑफ द सॉइल जो कि ज़मींदार थे, और एक्चुअल ओनर ऑफ द सॉइल जो कि टिलर्स थे, जो एक्चुअल में इस पर काम किया करते थे, उनके बीच बहुत बड़ा गैप जनरेट हो गया था एग्रीकल्चर में। पता है क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ना इनको रूल और क्या कहते हैं पावर्स अलग दे दी थी, ज़मींदार को ज़्यादा पावर्स दे दी थी, इनको क्या कर दिया था, उनका ओनर नहीं बना दिया था ज़मीनों का। हाँ चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रेवेन्यू इनकम। पूरी तरीके से वेस्ट करने लगे थे वो उनसे जनरेटेड टिलर्स से जनरेटेड इनकम को अपने बाकी और कंजप्शन और लग्जीरियस लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस्ट्रीज़ का क्या हाल था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। देखो लेस डेवलपमेंट था यहाँ पे, कोई भी डेवलपमेंट इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था। कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था हमारे यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, नीचे ला के रख दिया, ठीक है। इसका एक्सपोर्ट बंद करा दिया, इंपोर्ट तो हो ही नहीं पाता था, अपना इंपोर्ट करते थे, तो एक्सपोर्ट पे तो हैवी ड्यूटी लगा के हैंडीक्राफ्ट का ख़त्म कर दिया फॉरेन ट्रेड, ठीक है। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अपने यहाँ पे जो होती थी इंडस्ट्री उन पे हैवी ड्यूटी लगा के उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देते थे, तो डोमेस्टिक ट्रेड भी ख़त्म हो गया। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे बहुत कम थी, तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप ही नहीं हो पाती थी। लिमिटेड और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे, मतलब गवर्नमेंट थोड़ा बहुत भी चलाती थी कंपनीज, उनके लिमिटेड ऑपरेशंस हुआ करते थे, अपने वेलफेयर के लिए करते थे। उनकी जो टैरिफ पॉलिसीज़ थी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन करती थी वो इंडियन गुड्स और फॉरेन गुड्स के साथ। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ होने के कारण काफ़ी बुरा हाल था इंडस्ट्रीज़ में। यहाँ पे ना एक कंपटीशन भी क्रिएट होता था मशीन मेड गुड्स में और हैंड मेड प्रोडक्ट्स में। हाँ कैसे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो होते थे वो काफ़ी सस्ते हुआ करते थे और ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते थे, तो सस्ते होंगे वहाँ पे। और यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन था वो काफ़ी हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो थे वो काफ़ी महंगे होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, तो कंपटीशन में टिक ही नहीं पाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है किया, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बट अपने वेलफेयर के लिए, राइट। और यहाँ पे हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज तो ना के बराबर थी। तो ये चीज़ आपने देख ली इंडस्ट्रीज़ का कैसा हाल था ब्रिटिश रूल के टाइम पे। फॉरेन ट्रेड का देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था ना एक्सप्लॉयटेशन में इन तीनों ही सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था बाय द ब्रिटिश रूल। तो फॉरेन ट्रेड में किस तरीके से, दो तरीके इन्होंने यूज़ किए। एक तो क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका जो नेट एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का वो भी ड्यूटी फ्री था,
और इम्पोर्ट भी ड्यूटी फ्री था, ठीक है। तो इन्होंने अपना फॉरेन ट्रेड काफ़ी एक्सलेंट कर रखा था। रॉ मटेरियल लेते थे वो भी ड्यूटी फ्री लेते थे, राइट, और इंपोर्ट करते थे वहाँ से फिनिश गुड्स को, वो भी ड्यूटी फ्री, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और तो और ब्रिटेन ने पता है क्या कर रखा था फॉरेन ट्रेड के मामले में, मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल क्या होता है, जहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है और वी हैव मैनी बायर्स, ठीक है, तो इसी का कंट्रोल चलेगा बाकी पूरे मार्केट पे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है डेमोग्राफिक प्रोफाइल अंडर द ब्रिटिश रूल। किस तरीके से थी वहाँ पे उस वक्त, काफ़ी बुरे हालात थे, क्योंकि देखो क्या था, हमारा डेथ रेट काफ़ी हाई जा रहा था, बर्थ रेट काफ़ी बकवास हो गया था, है ना, दोनों ही चीज़ें काफ़ी हाई जा रही थी, 40 एंड 48 पर 1000 रेस्पेक्टिवली, यही चल रहा था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 218 पर 1000 था। इन्फेंट का मतलब जानते हो, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, मेल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं, तो वो मर जाते हैं 1 साल से पहले ही। तो वो 218 पर 1000, मतलब 1000 में से 218 बच्चे जो हुआ करते थे वो मर जाते थे, है ना। अब इसके अलावा लिटरेसी बहुत कम थी, है ना, इलिटरेट कितने थे 84, तो सोचो लिटरेट कितने कम हुए, मतलब पढ़े लिखे कितने कम हो गए जब अनपढ़ इतने ज़्यादा हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी, केवल 44%, आई मीन 44 ईयर्स, 100 ईयर्स तो कोई नहीं हो सकता, तो 44 ईयर्स यहाँ पे लो थी, बहुत ही लो थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, जीवन जीने की क्षमता, लाइफ लेंथ जो होती है। और स्टैंडर्ड जो था, लो स्टैंडर्ड था लिविंग का, है ना। कैसे था, क्योंकि यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी और लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज़ की काफ़ी कमी थी हमारे यहाँ पे, और फीमेल लिटरेसी तो बहुत ही कम थी, 7%। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे कितनी बुरी थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस आप लोग क्वेश्चंस में इसे आंसर के फॉर्म में पॉइंट्स में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कैसा था इंफ्रास्ट्रक्चर, हम मान सकते हैं इन्होंने डेवलप किया था बट अपने वेलफेयर के लिए, है ना। तो अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलेंगे इसको, कैसा, अंडर डेवलप्ड। कैसे, यहाँ पे ज़्यादा अच्छी रोड्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं इतनी ज़्यादा मिल पाती थी, हेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों की कमी थी, एब्सेंस थी लेकिन अपने लिए, बाकी और लोगों के लिए, इंडियंस के लिए तो बिल्कुल नहीं, तो इंडियंस के लिए तो बिल्कुल ख़त्म था ये। और इसके अलावा ये कोई एफर्ट्स भी नहीं दिखाते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, रेलवे, पोर्ट्स वगैरह को डेवलप भी करें। अगर इन्होंने डेवलप किया भी तो वो केवल ब्रिटिश प्रॉफिट के लिए, है ना, अपने फ़ायदे के लिए। इनका मेन मोटिव क्या था, बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक हेल्प प्रोवाइड नहीं करना इंडिया को, बल्कि अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को, ब्रिटिश इंटरेस्ट को कंप्लीट करना, है ना। चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया। चैप्टर का लास्ट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे क्या ब्रिटिश रूल के, तो हमें लिखना होगा हाँ वहाँ पे थे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट। कौन कौन से थे उनको आपको लिखेंगे यहाँ पे किस तरीके से, कि उन्होंने हमें थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराएं, लाइक रेलवे जो लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट मीन है, तो वो भी उन्होंने प्रोवाइड कराया। पोर्ट्स डेवलप किए, आपको पता है क्यों डेवलप किए, क्योंकि उन्हें वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना था, राइट। इसके अलावा उन्होंने पोस्ट और टेलीग्राम सर्विसेज को भी आगे बढ़ाया, उससे रिलेटेड प्रोविजंस निकाले, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया था, यहाँ पे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया, जिससे कि आगे उसी को बेस मान के या उसी को आधार मान के क्या किया गया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पार्ट है वो आधे से ज़्यादा उसी से लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन भी इन्हीं के थ्रू किया गया, वही उन्हीं से इंस्पायर होकर इंडिया ने आगे जाके सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, ठीक है। और साथ साथ इन्होंने बैंकिंग फैसिलिटी और मॉनेटरी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उसी के बेस पे आगे हमारे यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट थे आपके ब्रिटिश रूल के इन इंडिया, ठीक है, ये ब्रिटिश टाइम पे थे। अब इसके अलावा एक और पॉइंट आ जाता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारे यहाँ पे। ऑक्यूपेशन तो हम भूल गए ना कि किस टाइप से एम्प्लॉयमेंट था वहाँ पे, तो ये देख लेते हैं। ये उन्होंने ज़्यादा मतलब हमें एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करके नहीं दिया, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो थी वो पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा डिपेंड करती थी प्राइमरी सेक्टर पे। हमारा जो कंट्री था वो एग्रीकल्चरल कंट्री था, है ना, खेती पे, कृषि प्रधान देश था।
तो ज़्यादातर पॉपुलेशन की कहाँ पे इन्वॉल्व थी, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थी। तो और उसके अलावा यानी कि 72% ऑफ मतलब लगभग कितना 72% एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व थे, 10% मैन्युफैक्चरिंग में और 18% कितना सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट था। तो यहाँ पे आपने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया। ठीक है, अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आ गई हो और आपको लगा हो कि हमने चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लिया है, तो इसको वापस से देखिए जब तक समझ में ना आ जाए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।